हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे बेसिक फार्माकोलॉजी या फार्माकोलॉजी इन नर्सिंग के बारे में। यानी कि फार्माकोलॉजी के कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उनको समझेंगे, उनके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जो आपकी बुक है उस पर लिखा रहता है फार्माकोलॉजी इन नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग में फार्माकोलॉजी का क्या रोल है, क्या क्या चीज़ें हमको सीखनी है, पढ़नी है या जाननी है। तो फार्माकोलॉजी मतलब क्या है? फार्माकोलॉजी मतलब ड्रग्स, मेडिसिन, उनके बारे में स्टडी करना फार्माकोलॉजी है। अब अगर हम डेली लाइफ के बारे में बात करें, जो हम हॉस्पिटल में हमारी प्रैक्टिस करते हैं या आप जॉब करते हैं या आप लर्न कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो हॉस्पिटल में डेली हम क्या काम करते हैं, क्या एक्टिविटीज़ हमको परफॉर्म करनी पड़ती है। तो आप ध्यान देंगे कि हमने बहुत सारे प्रोसीजर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पढ़े हैं। कुछ बेसिक प्रोसीजर हैं, कुछ हाइजीनिक प्रोसीजर हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स हैं। जैसे हेयर केयर है, नेल केयर है, ये हाइजीनिक प्रोसीजर हो गया, स्पंज बाथ हो गया। कुछ बेसिक प्रोसीजर हो जाते हैं, कैथोट्राइजेशन है, आईवी कैनुलेशन है। कुछ और स्पेसिफिक प्रोसीजर हो जाते हैं, जैसे सेंट्रल लाइन पेशेंट को डालना है, ब्लड इरिगेशन है। तो ये अलग अलग टाइप के प्रोसीजर होते हैं, जिनमें आईवी कैनुलेशन को अगर हम छोड़ दें तो ये बाकी जो प्रोसीजर हैं ये हम रेयरली परफॉर्म करते हैं। हम डेली बेसिस पे इनको परफॉर्म नहीं करते हैं, क्योंकि उतनी नीड हमको नहीं पड़ती है। डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, न्यूरो में है, ऑर्थो में है, तो उस डिपार्टमेंट के हिसाब से भी आपके काम अलग अलग हो सकते हैं या कौन सा प्रोसीजर आपको परफॉर्म करना है। लेकिन एक जो प्रोसीजर है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, ओरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, आईवी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का या आईएम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का है, ये सबक्यूटेनियस है, ये हमको डेली ही करना पड़ता है। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट पेशेंट को चलता ही रहता है। तो इन ड्रग्स के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से काम करते हैं, क्या इनके रूट्स होते हैं, कितनी टाइप की ड्रग होती हैं, इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन होते हैं। तो कुछ आज की क्लास में हम कुछ बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में बात करेंगे और समझेंगे। आज की क्लास हम सिलेबस वाइज नहीं करने वाले हैं। आज की क्लास सिर्फ एक जनरल क्लास है जिसमें हम फार्माकोलॉजी के बारे में समझेंगे। ये बीएससी नर्सिंग या जीएनएम नर्सिंग दोनों बच्चों के लिए है। फिर भी एक बार आपको मैं सिलेबस दिखा देता हूँ। तो ये बीएससी नर्सिंग का सिलेबस है, ईयर वाइज या ओल्ड सिलेबस है, जिसमें डेफिनेशन, सोर्स, टर्मिनोलॉजी, टाइप, फार्माकोडायनेमिक्स, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, फार्माकोकाइनेटिक्स, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है ये एक अलग सेपरेट टॉपिक है, तो उस पर हम एक अलग बेसिक क्लास बनाएंगे। ये सेमेस्टर वाइज सिलेबस है बीएससी नर्सिंग का। उसमें आप देखेंगे डेफिनेशन, ब्रांच, नेचर, डोज, टर्मिनोलॉजी क्या क्या यूज़ होती हैं। तो मेनली आज हम टर्मिनोलॉजी के बारे में ही बात करेंगे, जो बेसिक है वो। और फार्माकोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स, इनका भी बेसिक समझेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग डोज रूट इसमें लिखा हुआ है, आज की क्लास में हम समझने वाले हैं। इंडियन फार्माकोपिया, लीगल इश्यूज़। जीएनएम नर्सिंग में फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट अलग से नहीं है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में ही एक यूनिट फार्माकोलॉजी के लिए बनी हुई है। तो उसमें भी देखिए आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, जनरल प्रिंसिपल्स है, पर्पस है, ड्रग है, रूट है। तो जनरली अगर हम तीनों सिलेबस को कंपेयर करें तो वो टॉपिक लगभग सेम ही है। तो शुरू करते हैं ड्रग से। इसका नाम आपने नेगेटिवली बहुत सुना होगा कि लोग ड्रग्स यूज़ करते हैं नशे करने के लिए। एनी सब्सटेंस यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, रिलीफ और क्योर ऑफ अ डिसीज, और वी कैन से दैट drug is any substance or product that is used or is intended to be used to modify or explore physiological system or pathological state for the benefit of the recipient। तो यहाँ पे दो अलग अलग बातें, मतलब है तो एक ही पर अलग तरीके से लिखी हुई हैं। ड्रग क्या है? एनी सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि हम यूज़ करते हैं। क्या क्या काम के लिए? डायग्नोसिस के लिए। डायग्नोसिस मतलब किसी बीमारी का पता लगाना, जैसे डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, एक्सरे होता है, एमआरआई होती है। तो कोई भी डायग्नोसिस प्रोसीजर के लिए कोई सब्सटेंस अगर हम यूज़ कर रहे हैं। दूसरा है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब होता है रोकथाम, किसी बीमारी को रोक देना। कोई कंडीशन, कोई बीमारी जो आपको होने वाली थी उसको रोकने के लिए हम कुछ ड्रग्स ले रहे हैं।
कुछ ड्रग यहाँ पे कुछ नशे वाली बात नहीं हो रही है, ड्रग को सिर्फ मेडिसिन जैसे लेना भी। तो या तो हम कोई बीमारी का पता लगाने के लिए, कोई बीमारी को रोकने के लिए यानी प्रिवेंशन। रिलीफ मतलब कोई बीमारी है, उसके सिम्टम्स आ रहे हैं, सिम्टम्स मतलब होता है लक्षण। जैसे कि एक कॉमन जो सिम्टम है वो है पेन, तो पेन कम करने के लिए यानी रिलीफ के लिए हम कोई ड्रग सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं। और क्योर मतलब होता है किसी बीमारी को ठीक कर देना, क्योर ऑफ अ डिसीज़ लिखा हुआ है, तो बीमारी को क्योर करना मतलब होता है बीमारी को जड़ से ख़त्म करना। तो कोई भी पर्पस क्या क्या, एक तो डायग्नोसिस यानी पता लगाना, प्रिवेंशन यानी रोकना, रिलीफ यानी उस प्रॉब्लम उस सिम्टम लक्षण में आराम, क्योर यानी कि डिसीज़ को ठीक करना। इनमें से किसी भी पर्पज़ के लिए हम अगर कोई सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम ड्रग बोलते हैं। या दूसरा क्या लिखा हुआ है, ड्रग इज़ एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज़ यूज्ड और इज़ इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। ड्रग या कोई भी सब्सटेंस हम यूज़ कर रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं किस काम के लिए, फिजियोलॉजिकल सिस्टम को एक्सप्लोर या मॉडिफाई करने के लिए, पैथोलॉजिकल स्टेट को मॉडिफाई करने के लिए। अब ये दोनों चीज़ें क्यों कर रहे हैं, फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट, जो भी उस ड्रग को ले रहा है उसका फिजियोलॉजिकल सिस्टम पैथोलॉजिकल स्टेट जो है वो मॉडिफाई या एक्सप्लोर करने के लिए। अब जैसे फिजियोलॉजिकल सिस्टम या पैथोलॉजिकल सिस्टम मतलब क्या हो गया, फिजियोलॉजिकल मतलब कि हमारी बॉडी की जो भी फंक्शनिंग है, कार्य प्रणाली है, उसको मॉडिफाई या अच्छा करने के लिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए। पैथोलॉजिकल बीमारी, पैथोलॉजी मतलब होता है डिसीज़, तो कोई बीमारी वाली स्थिति में उस बीमारी वाली स्थिति के जो भी सिम्टम्स हैं उनको ठीक करने के लिए हम जो सब्सटेंस लेते हैं या जो प्रोडक्ट लेते हैं उसको हम ड्रग बोलते हैं। फिर से बता देते हैं, कोई भी सब्सटेंस अगर हम यूज़ कर रहे हैं किसी बीमारी का पता लगाने के लिए, डायग्नोसिस के लिए, रोकने के लिए यानी प्रिवेंशन के लिए, आराम के लिए, रिलीफ के लिए, या उस बीमारी को ठीक करने के लिए, उसको हम ड्रग बोलते हैं। फार्माकोलॉजी इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ ड्रग इंक्लूडिंग देयर ओरिजिन, केमिकल स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। हम फार्माकोलॉजी में ड्रग्स के जितने भी एस्पेक्ट हैं, जितने भी पहलू हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या क्या, ओरिजिन, वो ड्रग्स ओरिजिन यानी कहाँ से बन रही है, किस सब्सटेंस को लेके हम ड्रग बनाते हैं। अब जैसे आपको शायद यकीन ना हो लेकिन जो अफीम है, ओपोइड, उसका यूज़ होता है एनाल्जेसिक बनाने के लिए। एनाल्जेसिक मतलब जिसको आप जनरल लैंग्वेज में पेन किलर बोलते हैं, अफीम से बनती है। एक मध्य प्रदेश में एरिया है नीमच मंदसौर, इस एरिया में अफीम की खेती होती है और वो प्रोडक्ट को जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं उनको लेती हैं और उनसे एनाल्जेसिक ड्रग बनाती हैं। तो ये ड्रग ओरिजिन यानी कहाँ से बन रही है, केमिकल स्ट्रक्चर इसका क्या है, कैसे प्रिपरेशन होती है, बनती है, एडमिनिस्ट्रेशन यानी हम पेशेंट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसको यूज़ करना, किस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है या करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी उस ड्रग का काम करने का तरीका क्या है, कैसे मेटाबोलाइज होती है शरीर में, और कैसे एक्सक्रीशन होता है यानी कि शरीर से बाहर निकल जाती है। तो ये सारे एस्पेक्ट अगर हम ड्रग के बारे में पढ़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं फार्माकोलॉजी। फिर एक टर्म है फार्माकोडायनेमिक्स। अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ आपको, बस कुछ टर्म्स हैं उनको समझा रहा हूँ क्या क्या होती हैं। तो फार्माकोडायनेमिक्स, इट इज़ व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। फार्माकोडायनेमिक्स मतलब क्या होता है, ड्रग आपकी बॉडी में क्या कर रही है, जैसे कि क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस लेके आ रही है, क्या बायोकेमिकल चेंजेस लेकर आ रही है, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या इसका काम करने का तरीका क्या है। तो ड्रग शरीर में क्या कर रही है उसको हम बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक। तो फार्मा तो शब्द है ही, काइनेटिक शब्द यहाँ पर नया जुड़ा है। काइनेटिक मतलब एक फिजिक्स में आपने समझा होगा ना, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, यानी ये स्पीड या गति को लेकर है, काइनेटिक्स को लेकर है, यानी कि शरीर में जब ड्रग जाती है तो वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ जा रही है, उसको हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। इट इज़ व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग,
डायनेमिक में क्या था, ड्रग बॉडी में क्या कर रही है, और यहाँ पर बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है, वो होता है फार्माकोकाइनेटिक्स। इट इज़ व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। जैसे कि एब्जॉर्प्शन, जब हम कोई ड्रग खाते हैं, जैसे ओरली आपने कोई ड्रग लिया तो वो एब्जॉर्ब होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, बाइंड होगा, लोकलाइजेशन मतलब जहाँ पर उसको पहुँचना है साइट ऑफ एक्शन वहाँ तक जाएगा, स्टोर होगा, बायो ट्रांसमिशन होगा, बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। तो हमने जो ड्रग लिया फिर वो कैसे कैसे आगे गया शरीर में और कैसे कैसे एक्सक्रीट हुआ, इसको हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। फिर नेक्स्ट थिंग है नोमेनक्लेचर ऑफ ड्रग। नोमेनक्लेचर मतलब समझ लीजिए, इसको हम बोलते हैं नामकरण, नाम रखना। तो ड्रग के दो नाम होते हैं। पहला होता है जेनेरिक नेम, जिसको हम बोलते हैं केमिकल नेम, या उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है उसके हिसाब से। दिस इंक्लूड द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ अ ड्रग। ड्रग का जो भी मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से इनका नाम रखा जाता है, तो उसको हम जेनेरिक नेम या केमिकल नेम बोलते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा होता है ट्रेड नेम, या जिसको हम बोलते हैं ब्रांड नेम या प्रोप्राइटरी नेम। ट्रेड नेम, ब्रांड नेम मतलब क्या है कि उस ड्रग को, अब जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारी अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनियां होती हैं। एक सिप्ला का नाम आपने सुना होगा, बहुत कॉमन है, हर कोई जानता है। तो ये ड्रग बनाने वाली कंपनी है। तो जो भी कंपनी उस प्रोडक्ट को बनाती है तो वो अपने हिसाब से अपना नाम रखती है। अब जैसे मैं बोलूँ कि बाइक तो सिंपल टू व्हीलर जो बाइक है, अब आप देखेंगे उसमें हीरो भी है, उसमें होंडा भी है, उसमें बजाज भी है, उसमें रॉयल इनफील्ड भी है, अलग अलग हैं। तो ये क्या हुआ है, ब्रांड नेम हुआ है। इट इज़ द नेम गिवन बाय द कंपनी विच मेक्स द ड्रग। अब जो ट्रेड नेम है वो कंपनी, जो भी कंपनी उस ड्रग को बना रही है वो अपना नाम देती है, उसको हम बोलते हैं ट्रेड नेम। द सेम ड्रग मे बी अवेलेबल इन द मार्केट विद द डिफरेंट ट्रेड नेम। तो सेम ड्रग मतलब इसका जेनेरिक नेम और केमिकल नेम एक जैसा है, लेकिन मार्केट में वो आपको अलग अलग ट्रेड नेम से मिल सकती है या मिलती है। जैसे कि अगर हम डायज़ापाम जो जेनेरिक नेम होता है, केमिकल नेम होता है, सेडेटिव होती है, अलग अलग डोज के हिसाब से अलग अलग इसका एक्शन हो जाता है। अब ये आपको मार्केट में अलग अलग नाम से मिलेगी, काम्पोस के नाम से, पैक्सियम के नाम से, वेलियम के नाम से, या कैलमोट के नाम से। एक तरीके से और समझा देते हैं आपको। अब जैसे कि ये जितनी भी आपको बॉटल्स दिख रही हैं, ये क्या है, मिनरल वाटर है। अंदर क्या है, केमिकल कंटेंट की अगर केमिस्ट्री वाली लैंग्वेज में बात करें तो अंदर H2O है, ठीक है। अब आप देखेंगे लेकिन इनके नाम तो अलग अलग हैं, एल्कलेन, किनले, एक्वाफिना, बिस्लरी, बैलरी, क्या बैली, दिव्यजल, स्मार्ट वाटर। तो ये जो अलग अलग नाम है ये हैं ट्रेड नेम या कंपनी वाले नेम, लेकिन इसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है वो तो सेम है, वो होगा केमिकल नेम या जेनेरिक नेम जो है H2O। कोविड के टाइम में डोलो 650 टैबलेट खूब लोगों ने यूज़ की है। अब डोलो 650 ये ब्रांड नेम हो गया है, ये ब्रांड नेम है, ट्रेड नेम है। उसके ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, पैरासीटामोल। तो एक पैरासीटामोल जेनेरिक या केमिकल नेम होता है उस ड्रग का या है, और डोलो 650 ये ब्रांड नेम है, कंपनी का नाम है। एक और फेमस ड्रग है जिसका टीवी में भी काफ़ी ऐड आता है, विक्स एक्शन 500। विक्स कंपनी है। तो इसमें भी देखिए ऊपर जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है पैरासीटामोल, इसमें भी पैरासीटामोल है। तो होता क्या है, केमिकल नेम सेम होता है, ट्रेड नेम अलग होता है, ब्रांड नेम अलग होता है, इसलिए आपको एक ही मेडिसिन, आप जैसे पैरासीटामोल भी लेने जाएंगे ना तो ये पैरासीटामोल भी आपको अलग अलग नाम से मिलेगी मार्केट में। अलग नाम से क्यों मिलेगी, क्योंकि अलग अलग कंपनियां इसको बना रही हैं, और जो भी कंपनी इसको बनाती है वो अपना नाम रखती है, तो वो ट्रेड नेम या ब्रांड नेम हो गया। और दूसरा होता है जेनेरिक नेम या केमिकल नेम, और अलग अलग ब्रांड के हिसाब से इसलिए इनके रेट भी ऊपर नीचे होते हैं। अब बात करते हैं फार्माकोपिया के बारे में। फार्माकोपिया क्या है, इट इज़ अ बुक in which the drugs are detailed under the authority of official recognized bodies usually constituted by law for the purpose of securing uniformity of composition and potency of medical preparation in use। अब जैसे आप देखेंगे कि हर कंट्री में अलग अलग ड्रग्स यूज़ होती हैं, कुछ ड्रग्स पर्टिकुलर कंट्री में बैन भी होती हैं। ये
बैन कौन करता है और कौन सी ड्रग कितना यूज़ करनी है, क्या कंपोजिशन होना चाहिए, ये हर कंट्री का लॉ, कानून वहाँ की सरकार डिसाइड करती है। सरकार जैसे अपने संविधान हमारा है, ठीक वैसे ही समझ लीजिए ये फार्माकोलॉजी का या ड्रग्स का एक संविधान है फार्माकोपिया, जिसमें ड्रग्स के बारे में पूरी डिटेल है, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं या किस तरीके से उनको बनाना है, प्रिपरेशन कैसे होगी, मेडिकल प्रिपरेशन कितनी होगी, या कंपोजिशन जो रहेगा वो किस तरीके से रहेगा। और इसको बनाती कौन है, जो भी हमारी कंट्री है या अलग अलग कंट्री है, उनकी जो भी अथॉरिटी है जो उस डिपार्टमेंट को देखती है, वो इसके नियम कानून बनाते हैं। मोस्ट ऑफ नेशन हैव देयर ओन फार्माकोपिया, और जितने भी आप देखेंगे अलग अलग कंट्री है, सबके अपने अपने अलग अलग फार्माकोपिया होते हैं। इसीलिए आप ध्यान देंगे कोई पर्टिकुलर ड्रग अलग अलग कंट्री में हो सकता है प्रैक्टिस में है, किसी कंट्री में बैन है वही पर्टिकुलर ड्रग, और किसी में वो प्रैक्टिस में होगी, वो उनके लॉ के हिसाब से काम करते हैं इसलिए। तो मोस्ट ऑफ द नेशन हैव देयर ओन फार्माकोपिया, लाइक ब्रिटिश फार्माकोपिया जिसको बीपी बोलते हैं, इंडियन फार्माकोपिया जिसको आईपी बोलते हैं। The details about the drug given in the pharmacopoeia is known as the monograph, which contain the description of the drug, purity, dose range, method of identification, storage, standardization. Pharmacopoeias are revised periodically. तो ये फार्माकोपिया में क्या होता है, डिटेल्स होती है किसके बारे में, ड्रग के बारे में। द डिटेल अबाउट द ड्रग गिवन इन द फार्माकोपिया इज नोन एज, तो जो भी डिटेल दी जाती है ड्रग के बारे में उसको हम बोलते हैं मोनोग्राफ। अब उस मोनोग्राफ में क्या क्या होता है, ड्रग का डिस्क्रिप्शन है, प्योरिटी है, डोज रेंज कितना होना चाहिए उसके बारे में है, आइडेंटिफिकेशन के मेथड किस तरीके से इसको स्टोर किया जाएगा, स्टैंडर्डाइजेशन किस तरीके से किया जाएगा, उसके बारे में फार्माकोपिया में डिटेल होती है। फार्माकोपियाज आर रिवाइज्ड पीरियडिकली, और ये समय समय के साथ, ऐसा नहीं कि एक बार बन गया तो फिक्स हो गया, ज़रूरत के हिसाब से या समय समय के बाद उसको रिवाइज़ करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, कोई अलग अलग बुक है तो उनके एडिशन आते हैं, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, फिर कुछ समय बाद थर्ड एडिशन, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी है। ये इंडियन फार्माकोपिया 2018 की बुक्स हैं, इसमें देखेंगे आप वॉल्यूम 1, 2, 3 और एक लास्ट में भी कुछ है। तो ये इंडियन फार्माकोपिया है जिसमें ड्रग्स के बारे में पूरी डिटेल होती है। इसको कौन सा डिपार्टमेंट देख रहा है, नीचे देखिए लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसमें एक डिपार्टमेंट है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये इंडियन फार्माकोपिया उसके अंडर में आता है। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि ड्रग बैन होती हैं, तो ये भी मैंने अभी इंटरनेट से निकाला है 2021 का एक पूरा PDF है, इसमें शायद 12-13 कुछ पेज हैं और कुछ ज़्यादा पेज है शायद। तो ये ड्रग्स हमारे इंडिया में बैन हो गई हैं 2021 में, ये गजट नोटिफिकेशन इंडियन गवर्नमेंट ने निकाला था। देखिए ऊपर क्या लिखा है, लिस्ट ऑफ ड्रग प्रोहिबिटेड फॉर मैन्युफैक्चर एंड सेल थ्रू गजट नोटिफिकेशन अंडर द सेक्शन ऑफ 26A ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 by the Ministry of Health and Family Welfare with their present status as on 22/11/2021। तो एक ये एक्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और सेक्शन है 26A। तो ये जो लिस्ट में दी गई ड्रग्स हैं, इनका मैन्युफैक्चर यानी इनको बना नहीं सकते हैं, और इनका जो सेल है उसको प्रोहिबिटेड किया गया है, मना किया गया है। अब कुछ नाम इसमें देखिए लिखे हुए हैं, सब ड्रग्स के नाम लिखे हुए हैं, और साथ ही साथ कंपोजिशन के हिसाब से भी लिखा हुआ है। फिक्स डोज ऑफ कॉम्बिनेशन, सेकंड नंबर देखिए, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन विथ एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट एंड ट्रैंकुलाइजर्स, फिक्स डोज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रोपिन इन एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक्स। तो क्या, अब जैसे ऐसा नहीं होता कि जैसे पैरासीटामोल है तो सिर्फ पैरासीटामोल ही रही, तो अब अलग अलग ड्रग्स में इनके कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी ड्रग्स बनाई जाती हैं। जैसे हमने विक्स एक्शन 500 में देखा था, उसमें पैरासीटामोल भी लिखा था उसके अंदर, उसके बाद 2-3 नाम और लिखे हुए थे। तो कंपोजिशन है या ड्रग का कॉम्बिनेशन बना के उन्होंने बनाया हुआ है। तो कौन सी ड्रग बैन है या कौन से ड्रग का कॉम्बिनेशन बैन है, वो इसमें आपको डिटेल मिल जाएगी। अब इसको इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, यानी कि ड्रग किस तरीके से एक्ट करती है और एक काम करती है।
Drug act through various mechanisms in the body, of which only few mechanisms are known to us. For some drugs, we still not known how they produce their effect. Some known mechanism of action are. तो जो ड्रग है कुछ मैकेनिज़्म होती हैं उनके थ्रू एक्ट करती है, अलग अलग मैकेनिज़्म है। तो हम अभी तक बस कुछ मैकेनिज़्म ही जान पाए हैं कि वो किस तरीके से एक्ट करती हैं ड्रग्स, और कुछ ड्रग्स ऐसी भी हैं जिनका एग्जैक्ट मैकेनिज़्म हमको नहीं पता है, नहीं मालूम है वो किस तरीके से इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। तो जो मैकेनिज़्म हमको मालूम है उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले है रिसेप्टर मैकेनिज़्म। तो रिसेप्टर मतलब क्या होता है? रिसेप्टर मतलब होता है रिसीव करने वाला। जैसे कि आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे या एयरपोर्ट पे जो भी पैसेंजर्स आते हैं उनको रिसीव करने के लिए कुछ लोग कभी कभी पहुंच जाते हैं। तो वो जो रिसीव करने गए हैं वो है रिसेप्टर। According to this mechanism, the drug combined with the various receptor present in the cells of the body. This combination of the drug with a receptor either stimulate or inhibit or modify the action produced by that receptor. हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के सेंसेशन को रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि एक नोसिसेप्टर होता है जिसका काम होता है पेन सेंसेशन को रिसीव करना और नर्व को देना, नर्व उसको ब्रेन तक लेके जाती है, तब हमको मालूम चलता है कि हमको दर्द हो रहा है। तो ये मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, जो ड्रग है वो रिसेप्टर के साथ कंबाइन हो जाती है, एक कॉम्बिनेशन बनाती है। रिसेप्टर कहाँ पे है? हमारी बॉडी में जो भी सेल्स हैं वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, उन रिसेप्टर से ड्रग कंबाइन होती है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन किसका है? ड्रग का और रिसेप्टर का। अब ये क्या करते हैं, ये जो कॉम्बिनेशन है क्या करेगा, उस रिसेप्टर का जो भी एक्शन है उसको या तो ये इनहिबिट करेगा, कम करेगा, स्टिमुलेट करेगा या बढ़ाएगा, या मॉडिफाई कर देगा या चेंज कर देगा। इनमें से कुछ मॉडिफिकेशन होने वाला है, या तो कम करेगा, ज़्यादा करेगा, या मॉडिफाई कुछ भी कर सकता है ऊपर नीचे। ओपोइड इनहिबिट द ट्रांसमिशन ऑफ नोसिसेप्टिव इम्पल्स। अब जो नोसिसेप्टर होते हैं इनका काम क्या है, अभी एग्जांपल मैंने बताया था, पेन सिग्नल को रिसीव करना और नर्व को देना, नर्व ब्रेन तक लेके जाएगी। तो जो अब पेन का जो सिग्नल है इसलिए हम उसको बोलेंगे नोसिसेप्टिव इम्पल्स। तो जो ओपोइड मतलब होता है अफीम। ओपोइड एनाल्जेसिक होते हैं। एनाल्जेसिक मतलब होता है वो ड्रग जो हम पेन कम करने के लिए देते हैं। तो अलग अलग टाइप के एनाल्जेसिक होते हैं। होता है ओपोइड एनाल्जेसिक, जब हायर इंटेंसिटी का पेन होता है तब दिया जाता है। तो जो ओपोइड एनाल्जेसिक होते हैं ये क्या करते हैं, नोसिसेप्टिव इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन है उसको रोक देते हैं। रिसेप्टर जो है वो पेन का सिग्नल है उसको कैच नहीं करेगा, और कैच नहीं करेगा तो जो नोसिसेप्टिव इम्पल्स है उसका जो ट्रांसमिशन होने वाला था ब्रेन तक, जिससे हमको मालूम चलता है कि दर्द हो रहा है, वो ट्रांसमिशन होगा ही नहीं। तो ये हो गया रिसेप्टर मैकेनिज्म। नेक्स्ट है एंजाइम स्टिमुलेशन और इनहिबिशन, यानी कि एंजाइम्स को स्टिमुलेट करना या हमको कम करना। इस प्रकार के आपने डाइजेस्टिव एंजाइम साइरप देखे होंगे, जब डाइजेशन इश्यूज़ होते हैं तब दिया जाता है पेशेंट को। सम ड्रग इधर स्टिमुलेट और इनहिबिट द एंजाइम एक्शन। तो कुछ ड्रग्स होती हैं जो एंजाइम के एक्शन को या तो स्टिमुलेट करेंगी यानी बढ़ाएंगी, या उनको इनहिबिट करेंगी यानी कि कम कर देंगी। दस दे कैन ईदर इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन मीडिएटेड बाय दैट पर्टिकुलर एंजाइम। तो ये कैसे काम करते हैं, ये उस पर्टिकुलर एंजाइम का जो एक्शन है उसको कम कर देते हैं या ज़्यादा कर देते हैं। दस दे कैन ईदर इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन मीडिएटेड बाय दैट पर्टिकुलर एंजाइम। रेट ऑफ रिएक्शन यानी उनका जो एक्शन है उसकी दर को या तो एक कम कर देंगे या बढ़ा देंगे। तो ये होता है एंजाइम स्टिमुलेशन और इनहिबिशन। फिर है केमिकल रिएक्शन। सम ड्रग्स रिएक्ट विद द केमिकल सब्सटेंस और मेटाबॉलिटीज ऑफ द बॉडी एंड न्यूट्रलाइज देयर इफेक्ट, जैसे कि एंटासिड हो गया या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो कुछ ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं केमिकल सब्सटेंस है, और उनका जो एक्शन है वो केमिकल सब्सटेंस का जो एक्शन है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जैसे कि एंटासिड। अब आपने इसका ऐड देखा होगा इनो, ये कब दिया जाता है, एसिडिटी में। एसिडिटी मतलब क्या होता है, स्टमक में एसिड कंटेंट जब ज़्यादा हो जाता है तब एसिडिटी होती है।
अब एसिड ज़्यादा हो गया, मतलब जो लिक्विड है अगर हम पीएच के हिसाब से देखें तो एसिडिक ज़्यादा हो गया वो। अब क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज़ करने के लिए कुछ अल्कलाइन देना पड़ेगा ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो इनो वही अल्कलाइन सब्सटेंस है। एसिडिटी इज़ बिकॉज ऑफ एक्सेस सिक्रीशन ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन स्टमक में जब HCl का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है, या कई बार अपन फास्ट करते हैं, उपवास करते हैं या भूखे रहते हैं, तो हमारी बॉडी में एक बॉडी क्लॉक होती है। जब हम खाना का, बॉडी क्लॉक से मतलब एक, या जिसको जैविक घड़ी बोला जाता है, हमारे रूटीन के अकॉर्डिंग बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। जैसे कि आप अगर रोज़ 1 बजे लंच करते हैं दोपहर में, तो आपको लगभग 12:30 पौने 1 बजे हल्की हल्की भूख लगना शुरू हो जाएगी। अब ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, भूख लगना शुरू हो जाएगी तो आपके शरीर को मालूम है कि अभी खाना खाएंगे 1 बजे, तो वहाँ पर स्टमक में HCl का सिक्रेशन भी शुरू हो जाता है, क्योंकि जो भी फूड आएगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको कैटाबोलाइज करने के लिए। और आपने फास्ट किया लेकिन स्टमक ने HCl सिक्रेट कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में भी एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी इज़ बिकॉज ऑफ एक्सेस सिक्रेशन ऑफ HCl इन स्टमक। इनो सॉल्ट सॉल्यूशन इज़ एन एंटासिड विच इज़ अल्कलाइन और बेसिक सॉल्ट। ये अल्कलाइन होता है या बेसिक सॉल्ट होता है। इट रिएक्ट विथ HCl एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस गिव इंस्टेंट रिलीफ। तो ये क्या करता है, जैसे ही अंदर गया, ये अल्कलाइन है, ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, और जिसकी वजह से जो भी पर्सन है उसको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है। इसलिए अपने ऐड में लिखते भी हैं कि गेट रिलीफ इन 6 सेकेंड्स, 6 सेकंड में आपको आराम मिल जाएगा। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट ऑफ डिफिशियंसी, यानी कि बॉडी में कुछ डिफिशियंसी है उनको रिप्लेस करने के लिए या उन डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए जो भी मेडिसिन देते हैं वो। द ड्रग गिवन नलिफाई द डिफिशियंसी स्टेट एंड प्रिवेंट और क्योर द डिसीज विच कैन अकर इन द डिफिशियंसी ऑफ दैट सब्सटेंस, एग्जाम्पल विटामिन, मिनरल और हॉर्मोन्स। तो हमारे बॉडी की कुछ न्यूट्रिशनल या हार्मोनल रिक्वायरमेंट होती है, डेली की कुछ न्यूट्रिशनल और हार्मोनल रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आपने देखा होगा, काफ़ी जो बच्चे रहते हैं या ह्यूमंस होते हैं उनको हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, डायबिटीज़ मेलाइटिस की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, एनीमिया कंडीशन क्रिएट हो जाती है, PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में किसी न किसी प्रकार के सब्सटेंस की कमी हो रही है। हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड हार्मोन की कमी हो रही है, डायबिटीज़ मेलाइटिस में इंसुलिन की कमी हो रही है, एनीमिया में आयरन की कमी हो रही है, इसलिए एनीमिक है। एनीमिया के बहुत सारे टाइप होते हैं, तो एक आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया भी होता है, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया वो हो सकता है। PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन की कमी से। तो इन कमियों को पूरा करने के लिए जो भी हम ड्रग देते हैं वो इस तरीके में आता है, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफिशियंसी। अब क्योंकि ये जो भी डिफिशियंसीज हैं इनकी वजह से कुछ डिसीज़ क्रिएट हो सकती है, तो ये ड्रग हम देते हैं क्यों, डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए, उस डिफिशियंसी की वजह से होने वाली बीमारी को रोकने के लिए, या वो जो बीमारी हो चुकी है उसको क्योर करने के लिए। फिर नेक्स्ट है फिजिकल एक्शन। अब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस इट्स एक्शन। इस प्रकार के मैकेनिज्म में उस कंटेंट की या उस सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी एक्शन करती है। रेडियो ओपेक सब्सटेंस इज यूज्ड एज अ कंट्रास्ट मीडिया। अब कुछ रेडियो ओपेक मतलब होता है जो एक्सरे में विजुलाइज हो, एक्सरे में दिखे। जैसे आपने वाइल्स ट्यूब देखी होगी, या जिसको हम जनरली फीडिंग ट्यूब बोलते हैं, पेशेंट के नोज़ से हम एंटर करते हैं और वो स्टमक तक जाती है, फिर हम लिक्विड डाइट पेशेंट को देते हैं। उसमें एक पट्टी बनी होती है पतली सी, वो रेडियो ओपेक होती है। अब वो जो फीडिंग ट्यूब है, राइल्स ट्यूब है, वो सही जगह पर प्लेस है कि नहीं, इसको कैसे पता लगाएंगे। तो इसको पता लगाने के एक तो 2 तरीके हैं। तो सिंपल तरीका है कि हम एयर ब्लो करते हैं आउटसाइड से, और जहाँ पर स्टमक है उस पोजीशन में हम स्टेथोस्कोप लगा के सुनते हैं। दूसरा तरीका क्या है, एक्सरे करके देखें। एक्सरे करेंगे तो क्या होगा कि जो रेडियो ओपेक लाइन है उस फीडिंग ट्यूब पे वो आपको क्लियर दिखेगी एक्सरे फिल्म में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये स्टमक की पोजीशन में है या नहीं है। दूसरा आपने नाम सुना होगा बेरियम मील, बेरियम एनीमा। इसमें क्या होता है, ये बेरियम भी रेडियो ओपेक होता है, यानी ये भी एक्सरे में क्लियर दिखता है। अब जैसे कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं ट्यूबल ब्लॉकेज,
जो यूटरस होता है उसमें फेलोपियन ट्यूब होती है। फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज होने की वजह से जो ओवम है वो अंदर नहीं आ पाता है, अंदर से मतलब यूटरस में नहीं आ पाता है। अब वो ट्यूब ब्लॉक है नहीं है कैसा पता चलता है? तो ऐसी कंडीशन में हम रेडियोपिक सब्सटेंस यूटरस में इंजेक्ट करते हैं, एक्सरे करते हैं, तो वो डाई हमको एक्सरे में क्लियर दिख जाती है, उससे मालूम चल जाता है। और भी अलग अलग तरीके होते हैं। बेरियम एनीमा होता है, मतलब एनीमा के थ्रू हम बेरियम देते हैं, बेरियम मील देते हैं, पेशेंट को बेरियम खिलाते हैं, लिक्विड भी होता है। तो ये हमको एक्सरे में क्लियर दिख जाता है, तो जिससे हमको डायग्नोसिस करने में हेल्प मिलती है। सम सब्सटेंस एक्ट एज अ लेग्जेटिव बिकॉज ऑफ देयर मस, और कुछ सब्सटेंस जो है वो लेग्जेटिव जैसे काम करते हैं, जो हम पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन जब होता है तब देते हैं। जैसे वो एक आयुर्वेदिक दुकानों पर मिलता है कि ईसबगोल की भूसी, वो भी एज अ लेग्जेटिव काम करती है। अब ये दो लेग्जेटिव हैं, डाल्कोफ्लेक्स या डाल्कोलेक्स या कैर्बाफेन, आपने देखा होगा, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है। कॉन्स्टिपेशन में कंडीशन में क्या होता है, स्टूल पास नहीं होता है पेशेंट का, तो हम ये डाल्कोफ्लेक्स या कैर्बाफेन या जो भी लेग्जेटिव सब्सटेंस है वो पेशेंट को देते हैं, तो उनका स्टूल पास हो जाता है, क्योंकि उसको थोड़ा सा हैवी कर देता है ये। एंटी मेटाबॉलिटीज, सम ड्रग इनहिबिट द मेटाबॉलिक रिएक्शन इन द सेल्स एट दस दे प्रिवेंट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। अब हमारी जो सेल्स हैं इनमें मल्टीप्लिकेशन, मियोसिस मायोसिस ये होता रहता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, 2 से 4, 4 से 8 सेल बनती हैं। तो कुछ ड्रग्स ये मल्टीप्लिकेशन को रोक देती हैं, उनको हम बोलते हैं एंटी मेटाबॉलिटीज। अब ये मल्टीप्लिकेशन क्यों रोकना ज़रूरी है? एंटी कैंसर ड्रग, कैंसर क्या होता है, एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, यानी जो सेल्स बन रही हैं वो नॉर्मल नहीं है, और जो मल्टीप्लिकेशन है यानी जो रेट है मल्टीप्लिकेशन का ये एबनॉर्मल हो जाता है। इसलिए जिनको भी जिस पार्ट में कैंसर होता है पेशेंट को, तो वो उस पार्ट थोड़ा सा एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, क्योंकि एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, स्पीड से हो रहा है, और वो सेल्स भी नॉर्मल सेल्स नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में सेल्स का मल्टीप्लिकेशन रोकने के लिए एंटी मेटाबॉलिटीज़ या जो ड्रग दी जाती है उनको हम एंटी कैंसर ड्रग बोलते हैं। तो हमने मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स समझ लिया है कि ड्रग्स कितने तरीक़ों से काम करती है। जो कुछ बेसिक इनके मैकेनिज़्म है वो हमने देख लिए हैं, जो हमको नोन है, हम अभी तक हमको पता है। कई ऐसे भी हैं जो हमको भी नहीं मालूम है। अब हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग रिस्पॉन्स, मतलब हम जो पेशेंट को ड्रग देते हैं तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उस ड्रग के रिस्पॉन्स को अफेक्ट करेंगे, यानी ड्रग के असर पर प्रभाव डालेंगे या ड्रग को प्रभावित करेंगे। A drug may have some pharmacological action in different patient, but intensity and duration of action is not same in different patient. This is so because the drug response is affected by the so many factors. अब जो ड्रग है उनके कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शन होते हैं, लेकिन इंटेंसिटी और ड्यूरेशन, यानी उस ड्रग की इंटेंसिटी और उसकी ड्यूरेशन कितनी देर तक वो काम करेगी, ये अलग अलग पेशेंट में अलग अलग होता है, ये एक जैसा नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है कि वही ड्रग आपको अलग तरीके से एक्ट कर रही है, वही ड्रग किसी बच्चे के शरीर में अलग तरीके से एक्ट कर रही है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ड्रग रिस्पॉन्स इज अफेक्टेड बाय सो मैनी फैक्टर। कई ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि ड्रग के रिस्पॉन्स को अफेक्ट करते हैं, जिनमें से सबसे पहले है एज। इन्फेंट यानी छोटे बच्चे, चिल्ड्रन, एल्डरली पीपल रिक्वायर अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ डोज एज़ कम्पेयर टू एडल्ट। तो अगर हम एडल्ट से कंपेयर करें तो छोटे बच्चों में और जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनमें स्मॉल अमाउंट डोज हमको देना पड़ता है। जैसे कि अगर हम बोलें कि कोई एंटीबायोटिक है तो हम जो एडल्ट है उसको 500 ग्राम दे रहे हैं, तो बच्चों में हो सकता है वो 250 ग्राम में काम हो जाए, 100 ग्राम में काम हो जाए, सेम इफेक्ट के लिए। दिस इज़ मेनली ड्यू टू डिफरेंस इन द बॉडी साइज एंड एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम विच मेटाबोलाइज ड्रग। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक तो बॉडी साइज में डिफरेंस होता है, साथ ही साथ एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम, एंजाइम कितने एफिशिएंट हैं, क्योंकि एंजाइम्स को ही ड्रग को मेटाबोलाइज करना है, ब्रेक डाउन करना है। नेक्स्ट है सेक्स या जेंडर। मेल रिक्वायर लार्ज डोज एज़ कम्पेयर टू फीमेल टू प्रोड्यूस सेम रिस्पॉन्स। तो अगर मेल फीमेल की हम बात करें तो मेल्स को लार्ज डोज रिक्वायर होता है क्योंकि उनका बॉडी साइज भी डिफरेंट होता है। रेस यानी प्रजाति, देयर मे बी रेशियल डिफरेंस फॉर ड्रग रिस्पॉन्स।
एंड इट मे बी ड्यू टू जेनेटिक डिफरेंस इन लाइफ स्टाइल। अब रेशियल डिफरेंस भी हो सकता है ड्रग रिस्पॉन्स के लिए, क्योंकि एक तो जेनेटिक होता है, जैसे अगर हम बात करें अफ्रीकन की, एशियन की, तो उनकी बॉडी बिल्ड में, पर्सनैलिटी में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं, तो ये भी ड्रग रिस्पॉन्स को अफेक्ट करता है। फिर वेट ऑफ द पेशेंट विथ मोर वेट रिक्वायर higher dose as compared to the patient with the less weight of same age, so the drug can be given accurately by measuring as। पेशेंट का वेट अगर ज़्यादा है तो हमको डोज भी ज़्यादा देना पड़ेगा। दो पेशेंट हैं जिनकी एज सेम है, एक का वेट ज़्यादा है, एक का वेट कम है, तो जिसका वेट ज़्यादा है उसको हमको ज़्यादा डोज ही देना पड़ेगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, डोज पर केजी बॉडी वेट ऑफ द पेशेंट, कि पेशेंट का जो ड्रग जब हम ड्रग कैलकुलेशन करते हैं तो पेशेंट का वेट कितना है, जैसे आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो पेशेंट का वेट भी लिया जाता है, तो इसलिए लिया जाता है कि पेशेंट का वेट कितना है, उस हिसाब से हम ड्रग कैलकुलेशन करके पेशेंट को देते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मान लो आपका वेट जो है 75 केजी है और जो डोज हमको देना है वो 5 mg पर केजी देना है, तो कितना हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी वंस पर डे मतलब दिन में एक बार देना है, तो टोटल डोज कितना हो गया एक दिन का, 75 इंटू 5, 375 mg पर डे। लेकिन अगर यहीं हम देखें कि पेशेंट का वेट 65 है 75 की जगह पे, और डोज वही है कि 5 mg पर केजी देना है, तो इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 325 mg पर डे। तो इस हिसाब से हम डोज कैलकुलेट भी करते हैं। फिर है जेनेटिक फैक्टर अफेक्ट द मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, दिस इज मेनली ड्यू टू डिफरेंस इन एंजाइम एक्टिविटी। अब जैसे आपने देखा होगा कि कई लोगों का डाइजेशन अच्छा रहता है, कई लोगों का डाइजेशन अच्छा नहीं रहता है, सब कुछ ठीक है, खाना पीना एक जैसा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग तरीके से काम करता है। ये होता है उनके जेनेटिक फैक्टर्स के थ्रू, उनके पेरेंट्स के थ्रू, उनके जीन्स के थ्रू, उनको क्या मिला है, उनकी बॉडी कैसी मिली है उनको। जैसे कुछ डिसीज़ होती है ना कि जो जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो जाती हैं, आनुवंशिक तरीके से एक से दूसरे में पहुंच जाती है, यानी माता पिता से बच्चों में पहुंच जाती है। ऐसे ही बॉडी बिल्ड भी रहता है, शरीर भी रहता है, शरीर के काम करने का तरीका भी रहता है। तो अगर पेरेंट्स में जिनको डाइजेस्टिव सिस्टम जिनका थोड़ा सा वीक रहता है, तो उनके अगर बच्चे हैं तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी वीक होगा, तो जेनेटिक फैक्टर। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एंजाइम एक्टिविटी में डिफरेंस हो जाता है। एंजाइम एक्टिविटी अच्छी है तो डाइजेशन अच्छा रहता है, एंजाइम एक्टिविटी अच्छी नहीं है तो डाइजेशन अच्छा नहीं रहता है। तो जेनेटिक फैक्टर अफेक्ट द मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, तो इसका सीधा इफेक्ट पड़ता है ड्रग के मेटाबॉलिज्म पे और एक्सक्रीशन पे। जिनका डाइजेशन अच्छा है उनका ड्रग मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा। फिर है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट मतलब होता है ROUT, रूट मतलब होता है रास्ते। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ड्रग हम पेशेंट को दे रहे हैं तो किस रूट से दे रहे हैं, किस रास्ते से दे रहे हैं। ड्रग गिवन थ्रू द ओरल रूट हैव डिलेड इफेक्ट। अगर हम ओरली ड्रग देते हैं, टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में, या हम सायरप देते हैं पेशेंट को, तो ड्रग गिवन थ्रू ओरल रूट हैव डिलेड इफेक्ट, ये थोड़ा देर से अफेक्ट करते हैं। एंड रिक्वायर मोर डोज, और इनको ज़्यादा अमाउंट में देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम कंपेयर करें पेशेंट को पेरेंटल रूट से, पेरेंटल रूट मतलब जो डायरेक्टली पेशेंट की बॉडी में इन्फ्यूज़ किया जाता है, जैसे IV, इंट्रावीनस, IM, इंट्रामस्कुलर, तो इनका इफेक्ट भी तेज होता है पेरेंटल रूट का, और डोज भी कम देना पड़ता है। हेल्थ एंड इलनेस, पेशेंट की हेल्थ और इलनेस वाली कंडीशन। मैनी ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड इन लीवर एंड एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। डिसीज ऑफ दिस सिस्टम में अफेक्ट द मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। तो जो बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें ओरल रूट से हम जो ड्रग देते हैं, तो उनका मेटाबॉलिज्म हो रहा है लीवर में, और फिर वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो आपका जो यूरिन का कलर है वो येलोइश हो जाता है, लाइट येलोइश, तो या डार्क येलो भी हो सकता है। तो क्योंकि आपके यूरिन के थ्रू ड्रग एक्सक्रीट होती हैं, शरीर के बाहर निकलती हैं, इसलिए वो कलर ऐसा हो जाता है। तो मैनी ड्रग आर मेटाबोलाइज इन लीवर, बहुत सारी जो ड्रग्स है वो लीवर में मेटाबोलाइज होती हैं और किडनी के थ्रू या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू या फीकस के थ्रू वो एक्सक्रीट होती हैं, शरीर के बाहर निकलती हैं। अगर इन सिस्टम में यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में कोई डिसीज़ है
आपकी किडनी में कोई डिसीज़ है, तो इन सिस्टम में अगर कोई डिसीज़ है तो उसकी वजह से क्या होगा, डिसीज़ ऑफ दीज सिस्टम में अफेक्ट द मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन अफेक्ट होगा। एक्सक्रीशन ऑफ जेंटामाइसिन इज मच रिड्यूस्ड इन रीनल डिसीज, दिस लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ जेंटामाइसिन इन द बॉडी इवन द नॉर्मल डोज। तो जेंटामाइसिन जो है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होती है। अब किडनी डिसीज़ हो गई तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एक्सक्रीशन कम होगा, दिस लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ जेंटामाइसिन, तो जिसकी वजह से जेंटामाइसिन का एक्यूमुलेशन हो जाता है बॉडी में, शरीर से बाहर नहीं निकल पाती है, बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाती है इवन विद द नॉर्मल डोज, हम नॉर्मल डोज दे रहे हैं उसके बाद भी। फिर इफेक्ट ऑफ अदर ड्रग, दूसरे ड्रग के इफेक्ट की वजह से, व्हेन 2 or more ड्रग एडमिनिस्टर्ड साइमल्टेनियसली दे में मॉडिफाई रिस्पॉन्स ऑफ ईच अदर, दिस इज नोन एज ड्रग इंटरेक्शन। जब 2 ड्रग हम साथ में पेशेंट, 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग पेशेंट को साथ में देते हैं तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को मॉडिफाई कर देते हैं या उनके रिस्पॉन्स को मॉडिफाई कर देते हैं, इसको बोलते हैं ड्रग इंटरेक्शन। साइकोलॉजिकल स्टेट या फैक्टर, पेशेंट के साइकोलॉजिकल स्टेट की बात हो रही है। साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ द पेशेंट ऑल्सो अफेक्ट द ड्रग रिस्पॉन्स स्पेशली लाइक द ड्रग एक्टिंग ऑन सीनस, तो पेशेंट का साइकोलॉजिकल स्टेट कैसा है उस पर भी ड्रग रिस्पॉन्स डिपेंड करता है। ऐसी ड्रग जो कि सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करेंगी। फिर नेक्स्ट है टॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब होता है सहनशीलता। प्रोलॉन्ग्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सम ड्रग, जैसे कि ओपोइड हो गया, रिक्वायर इंक्रीजिंग डोज फॉर प्रोड्यूसिंग सेम रिस्पॉन्स। अब जो लोग नशा करते हैं तो अगर मान लो वो एक बियर पीते हैं और रोज़ पी रहे, एक बियर पी रहे हैं, उनको नशा हो रहा है बढ़िया, फिर वो एक बियर रोज़ पी रहे हैं, लगातार पी रहे हैं, कुछ समय बाद कंडीशन ऐसी आएगी कि उनको एक बियर से उनको कुछ पता ही नहीं चलेगा, नशा ही नहीं होगा, असर ही नहीं होगा, फिर वो 2 बियर पीना शुरू करेंगे, तब उनको उतना नशा आएगा जो उनको एक बार फर्स्ट टाइम में पहली बियर पीने में आया था। तो वही यहाँ पे भी हो जाता है। प्रोलॉन्ग्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सम ड्रग, अगर हम बहुत लंबे समय तक एक ड्रग यूज़ कर रहे हैं, पेशेंट को दे रहे हैं, तो समय के साथ डोज इंक्रीज़ करने की रिक्वायरमेंट या ज़रूरत पड़ती है फॉर प्रोड्यूसिंग सेम रिस्पॉन्स, सेम रिस्पॉन्स जो हम चाह रहे हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए डोज बढ़ाना पड़ता है, इसको बोलते हैं हम टॉलरेंस, क्योंकि शरीर में फिर वो अडाप्टेशन होने लग जाता है उस ड्रग के लिए। नेक्स्ट है क्यूमुलेशन, यानी कलेक्ट हो जाना, इकट्ठा हो जाना। ड्रग विच आर एलिमिनेटेड स्लोली फ्रॉम द बॉडी में एक्यूमुलेट इन द बॉडी एंड में प्रोड्यूस टॉक्सिसिटी, कुछ ऐसी ड्रग्स जो बॉडी से काफ़ी स्लोली एलिमिनेट होती हैं, स्लोली शरीर से बाहर निकलती हैं, तो ये शरीर में एक्यूमुलेट हो जाती हैं और एक्यूमुलेशन की वजह से फिर टॉक्सिक रिस्पॉन्स भी देना शुरू कर देती हैं। लास्ट है न्यूट्रिशनल स्टेटस, माल न्यूट्रिशन लीड टू एंजाइम डेफिशिएंसी अल्टर ड्रग रिस्पॉन्स। अगर माल न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशनल स्टेटस जो अल्टर है, जैसे कि हम बोलते हैं कुपोषण वाली कंडीशन, तो माल न्यूट्रिशन लीड टू एंजाइम डेफिशिएंसी, तो उसकी वजह से एंजाइम डेफिशिएंसी होगा। अब एंजाइम डेफिशिएंसी होगी तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, और ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा तो ड्रग रिस्पॉन्स जो हम चाहते हैं कि जो जितना रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वो फिर उतना नहीं मिल पाता है। तो हमने कुछ बेसिक चीज़ें समझ ली हैं और नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूँगा कि आपको एडवर्स ड्रग रिएक्शन और रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ और भी अभी टर्मिनोलॉजी बाकी हैं, पर क्लास काफ़ी लंबी हो जाती है इसलिए अभी मैंने रोक दिया है। बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।